हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि यूनिट नंबर 5 का टॉपिक नंबर 1.1 है। 1.1 इसलिए मैंने कहा है कि हमारे सिलेबस के अंदर इस टॉपिक को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के नाम से दिया गया है। बेसिकली ये डिवाइड होने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सिलेबस कमेटी में कहीं मिस्टेक रह गई है कि उसको मार्किंग नहीं हो पाई है। तो डजेंट मैटर, हम उसको 1.1 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को मानते हैं और फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम 1.2 मानकर चलते हैं। तो यहां देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में यहां क्या दे रखा है। जो डिस्कशन हम कर चुके थे वो वर्ड्स के बारे में, उनसे बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंसेस के अंदर आने वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। इन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इसलिए ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारा बेस है। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सेंटेंसेस बनने चाहिए और हमें बनाने आने चाहिए। वो आप अच्छे से कब बना सकते हो? जब आपको सेंटेंसेस के बारे में पता हो, जब आप सेंटेंसेस का यूज जानते हो, उनके डिफरेंसेस जानते हो। वही सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और मैं फिर कहूंगा कि जो मेरा बेसिक सेंटेंस पैटर्न वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैंने ज्यादा डिटेल्स डाली हुई है, इसलिए थोड़ी डिटेल मैंने यहां पर कम की है। फोकस सिर्फ यहां पर थोड़ा सा गहराई से समझाने का है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब अगर हम सेंटेंसेस के प्रकार की बात करते हैं तो हम उसे दो तरीके से लेकर चलते हैं। पहला, वाक्य की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, उसकी संरचना को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा हम जो देखेंगे वो उसकी फंक्शन को देखते हुए कि वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है, क्या वाक्य से हमें अर्थ मिल रहा है। उसको हम फंक्शन वाइज आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चरली सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। स्ट्रक्चर के रूप में अगर हम देखें तो सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला, सिंपल सेंटेंस। दूसरा, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात यहां पर करते हैं सिंपल सेंटेंस की। लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल सेंटेंस। तो देखिए, जैसा कि यहां डेफिनेशन दी हुई है, अ सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लॉज। सिंगल क्लॉज का मतलब सिंगल वर्ब, एक क्रिया, which is independent and it cannot take another clause। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है और इसके साथ में दूसरी क्लॉज नहीं जुड़ती। जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, I always wanted to live in मुंबई। एक ही क्लॉज है, एक ही वर्ब है और एक ही सिंपल सेंटेंस है। आई यहां पर देखिए सब्जेक्ट है, ये आई सब्जेक्ट है यहां पर, और आगे ऑलवेज से लेकर मुंबई तक पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। और यहां पर वर्ब को मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए आपको अंडरलाइन यहां पर करके दिखाता हूं। ये आपका वांटेड जो है वो अंडरलाइन हो गया, यानी कि वर्ब आपको पहचान में आ गई। कुल मिलाकर कहें तो यहां पर क्लॉज आपको पकड़ में आ गया। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, मिश्रित वाक्य।
A compound sentence must have more than one independent clause with no dependent clauses. कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होनी चाहिए। एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए जिन्हें कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर पंक्चुएशन की सहायता से जोड़ते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, I always wanted to live in Mumbai and my sister wanted to live in Jaipur. मैं हमेशा से मुंबई में रहना चाहता था और मेरी सिस्टर जयपुर में रहना चाहती थी। तो देखिए, I always wanted to live in Mumbai, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1। एंड यहां पर देखिए, मैं इस एंड को रेड में मार्क कर रहा हूं, इसे आप समझ जाइएगा। ये यहां पर कंजंक्शन हो गया। माय सिस्टर वांटेड टू लिव इन जयपुर, माय सिस्टर से लेकर जयपुर तक हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2। तो आपके सामने आई ऑलवेज से लेकर और जयपुर तक पूरा का पूरा क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। 2 क्लॉज, पहला आई से लेकर मुंबई तक, दूसरा माय सिस्टर से लेकर जयपुर तक। पहले वाले पर अगर गौर करें तो मैं एक और आपको हाईलाइट करता हूं, ऑलवेज वांटेड टू लिव इन मुंबई। इसको मैं देखिए बोल्ड कर देता हूं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। और यहां पर मैं वांटेड टू लिव इन जयपुर को मैं यहां पर बोल्ड कर देता हूं। तो आप क्लियर कट देख पाते हैं कि 2 वर्ब्स हमारे सामने हाईलाइट हो रही हैं। पहला वाला पार्ट का वर्ब यानी क्लॉज नंबर 1, दूसरे वाले पार्ट का वर्ब मतलब क्लॉज नंबर 2। ऐसे अगर 2 क्लॉजेज हमें मिलती हैं इंडिपेंडेंट और उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे हम जनरली FANBOYS फैन बॉयज वाले फॉर्मूले से देखते हैं, वो जो कंजंक्शंस होती हैं उनसे हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस also has more than one clause, but one of them must be an independent clause and the other must be a dependent clause or clauses। देखिए थोड़ा अलग है, वैसे सेम है। जब हमने कंपाउंड बनाया तो हमने ली 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हम लेंगे कम से कम एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, और उसको हम जोड़ेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। और मैंने जैसा कि आपसे कहा, नेट पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए। तो आप किसी अच्छी वेबसाइट पर जाकर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने वो इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे उनसे हम अच्छे अच्छे वाक्य, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल है, I know
that you always wanted to live in Mumbai. I know, मैं जानता हूं. क्या? You always wanted to live in Mumbai. मैं जानता हूं कि. तो यहां पर that देखिए, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं इसी प्रकार. ये आपके सामने आ गया कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और हमने आई नो जो है ये हो गया अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दैट से लेकर मुंबई तक ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. क्लियर? तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हम बात करें यहां पर, a compound complex sentence is a mixture of the features of compound and complex sentences in one sentence. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो मिक्सचर होता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही, जिसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए. तो देखिए, ऊपर वाले में बोलने में छोटी सी मिस्टेक हुई थी. ये जो यू ऑलवेज वांटेड टू लिव इन मुंबई है, ये है इंडिपेंडेंट, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो है डिपेंडेंट. डिपेंडेंट क्लॉज इज फॉलोड बाय अ कनेक्टर एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसे हम उल्टा भी कर सकते हैं. यू ऑलवेज वांटेड टू लिव इन मुंबई, दैट आई नो. ये मैं जानता हूं, दैट आई नो. I know that you always wanted to live in Mumbai, but I always wanted to live in Jaipur. यहां पर भी वही बात, you always wanted to live in Mumbai, ये हमने यहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉज है. I always wanted to live in Jaipur, ये यहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और that I know, ये जो पार्ट है ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है. इसके बारे में मैंने कहा ना, जैसे कि और अगर आपको जानना है और अगर आपको सीखना है तो पिछले वीडियोस को जरूर देखें, और जरूर देखें क्योंकि एग्जाम में आपको सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन भी आ सकता है. आपको सेंटेंस लिखे हुए आएंगे और आपको उनका टाइप बताना होगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है. अब हम बात करते हैं फंक्शंस के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से. तो फंक्शनली सेंटेंसेस आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. डिक्लेरेटिव का मतलब हो गया जिससे किसी चीज का डिक्लेरेशन होता हो, बताया जाता हो किसी चीज के बारे में. हम इसे असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. एन असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन और फीलिंग और मेक्स अ स्टेटमेंट or describes things. In other words, it declares something. कुछ ना कुछ ये जरूर बताता है. This type of sentence ends with a period. Period यानी full stop. ये full stop से खत्म होते हैं. जैसा कि हमने कहा, he is a famous cricketer. वो एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है. आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये मेरी फीलिंग्स को बताया जा रहा है.
मैं बहुत खुश हूं आज। तो ये भी डिक्लेरेशन है। अब बात करते हैं इंपेरेटिव की। वी यूज एन इंपेरेटिव सेंटेंस टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू गिव अ कमांड। Imperative sentences usually end with a period, जैसा कि full stop, but under certain circumstances it can end with a note of exclamation. Imperative sentence को हम request या command के लिए यूज कर सकते हैं और ये जनरली full stop पर end होता है, पर कभी कभी हम exclamation mark से भी इसको end कर सकते हैं। प्लीज सिट डाउन, या हम कह सकते हैं आई नीड यू टू हेल्प मी नाउ। यह भी एक तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मस्ट एंड विद अ नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या कहिएगा क्वेश्चन मार्क। When are you going to submit your assignment? तुम अपना असाइनमेंट कब जमा करा रहे हो? Do you know him? क्या तुम उसे जानते हो? तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। What a catch it was! हम बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। I cannot believe he would do that. तो देखिए पहले सेंटेंस में हमने कहा व्हाट ए कैच इट वाज, मतलब हमारा वंडर है, हम सरप्राइज रह गए उस कैच को देखकर। आई कैन नॉट बिलीव, यहां पर मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता वो ऐसा करेगा। एंगर को शो कर रहा है, मेरे वंडर को शो कर रहा है, हैप्पीनेस को शो कर रहा है। ऐसा वाक्य जिसके अंदर ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस हो उसे हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। तो बस इन वाक्यों को आपको इसी प्रकार आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम में आपको वाक्य लिखा आएगा और आपको पहचान कर बताना है कि ये किस कैटेगरी में आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्या वो स्ट्रक्चर वाइज पूछ रहा है या उसके फंक्शन वाइज पूछ रहा है। आपको लिखा आएगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस एज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, या फिर आपको लिखा आएगा आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस एज एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव, और यू कैन से सिंपल। पहले वाले टाइप ज्यादा आते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाले। तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जो हमारी बुक है, जो मेरी बुक है ऋषभ प्रकाशन वाली जो किताब है, उसके अंदर हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं, उसे आप देखिएगा और उसमें आपको बहुत अच्छे से ये यूनिट्स मिलेंगी जिसके अंदर एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक के अलावा भी आप नेट पर बहुत सारी आंसर शीट्स, क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं अलग अलग कॉलेजेस के, अलग अलग स्कूल्स के, वहां भी आप प्रैक्टिस शीट से सेंटेंसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।